दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल VN CSE एंड IT क्लासेस में। और आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट सी प्रोग्राम, दैट इज़ एडिशन ऑफ टू नंबर्स। और इसी के साथ हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं पहली लाइन से। तो फर्स्ट लाइन जो है इसमें वो है सिंगल लाइन कमेंट में हमने लिखा हुआ है फर्स्ट सी प्रोग्राम एडिशन ऑफ टू नंबर विद एग्जाम्पल। ठीक है, VN CSE एंड IT क्लासेस। यहाँ ये सिंगल लाइन कमेंट में लिखा है। दोस्तों, सिंगल लाइन कमेंट का मतलब होता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो कंपाइलर इग्नोर करेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट सिर्फ प्रोग्राम के बारे में लिखा हुआ है। दूसरी जो लाइन है वो है #include stdio.h। दोस्तों, यहाँ पे जो हैश है इसका मीनिंग है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। दैट मीन्स कि ये जो प्रोग्राम जो हमने पूरा लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम को कंपाइलर को हैंडओवर करने से पहले stdio.h इस हेडर फाइल को ये इंक्लूड करेगा। ठीक है दोस्तों, ये इंक्लूड करेगा कहाँ से? लाइब्रेरी से। ये सी की लाइब्रेरी में इंक्लूडेड है। ठीक है, वहाँ से ये आपके प्रोग्राम में इसको इंक्लूड करेगा या ऐड करेगा। तो #include stdio.h का जो पूरा मीनिंग है वो ये है कि #include stdio.h। दोस्तों, यहाँ पे stdio.h इसका मतलब है स्टैंडर्ड। आई का मतलब है दोस्तों यहाँ पे इनपुट, ओ का मतलब है आउटपुट, और .h का जो मीनिंग है दोस्तों वो है हेडर फाइल। इस हेडर फाइल को आप .h एक्सटेंशन दिया गया है। ये हेडर फाइल जो है आपके इस सोर्स प्रोग्राम में, जो कि मेन से शुरू होता है और इसके स्कोप तक ये ख़त्म होता है, इसमें इस पार्ट में इसको इंक्लूड करना है। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। अब देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का मतलब क्या है? इनपुट का मतलब है यहाँ पे जो फंक्शन हम scanf यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इनपुट के लिए scanf फंक्शन को यूज़ करते हैं और आउटपुट के लिए यहाँ पे हम printf फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो ये इनपुट के लिए scanf फंक्शन को यूज़ करते हैं और आउटपुट के लिए printf फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो इन दोनों फंक्शन की जो कोडिंग है वो ऑलरेडी जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल में स्टोर्ड है। उस प्रोग्राम को हमें हमारे एडिशन ऑफ टू नंबर के प्रोग्राम में इंक्लूड करना है, सो दैट कि हम ये scanf और printf फंक्शंस को हमारे प्रोग्राम में यूज़ कर पाएँ। अगर हम इसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे तो यहाँ पे एक एरर आएगी कि ये scanf और printf यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएंगे। तो इसलिए हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी है। दोस्तों, लास्ट में जब मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके बताऊंगा, उस समय मैं आपको ये फाइल को भी आपके सामने ओपन करके दिखाऊंगा। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल कहाँ एग्जिस्ट करती है और हम इसे किस तरीके से प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। क्या हम इसे ओपन कर सकते हैं? तो मैं इसे ओपन करके भी आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन पे है आपका मेन फंक्शन। दोस्तों, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। जितने भी हमारे स्टेटमेंट होते हैं वो सभी स्टेटमेंट हमें मेन फंक्शन के अंदर ही लिखने होते हैं ताकि वो उसको एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है दोस्तों, अब मेन फंक्शन के हम अंदर चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंटीजर a b सम। तो दोस्तों, इंटीजर जो जैसे मैंने लिखा इंटीजर a, b, सम। तो दोस्तों, ये जो a, b और सम है, ये हमारे a, b और जो सम है दोस्तों वो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं दोस्तों? वेरिएबल्स आपका मेमोरी का एक स्पेस है, उसका नाम हमने a से डिफाइन किया हुआ है। ये मेमोरी स्पेस है आपकी। इस मेमोरी स्पेस का नाम जो हमने डिफाइन किया हुआ है वो क्या है? इट्स अ नेम ऑफ ए मेमोरी। और a, b और सम का जो टाइप है, जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। ठीक है दोस्तों, यहाँ इंट जो है वो इंटीजर नंबर को बताता है और ये जो इंट है ये इसका डेटा टाइप है। ये जो इंटीजर है ये इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को लेगा और इंटीजर जो है वो आपके नंबर्स हैं, होल नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है printf और scanf फंक्शन जो है वो ऑलरेडी जो है आपके stdio.h हेडर फाइल में डिफाइंड है। इनको हम सीधा यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने
पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है एंटर द वैल्यू फॉर ए। तो दोस्तों ये जो भी स्टेटमेंट हम पैरेंथेसिस के बीच में लिखते हैं वो एज इट इज़ डिस्प्ले पे प्रिंट हो जाती है। जब हम आउटपुट देखेंगे इसका तो आप देखना कि ये एंटर द वैल्यू फॉर ए एज इट इज़ प्रिंट हो जाती हैं। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन जो है आपकी वो है स्कैनएफ फंक्शन। तो देखिए दोस्तों, स्कैनएफ फंक्शन को हम पूरा एक बार समझ लेते हैं कि स्कैनएफ फंक्शन क्या है। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा स्कैनएफ फंक्शन। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि स्कैनएफ फंक्शन जो है वो यूज़र से इनपुट को रीड करने के काम आता है। तो यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है %d। तो दोस्तों इसे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। तो दोस्तों हम इसे फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। ये हमें बताता है कि किस तरीके की वैल्यू यूज़र जो है वो इनपुट करने वाला है। तो दोस्तों जब हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किया था तो हमने डिफ़ाइन किया था इंटीजर। तो ऑब्वियसली जो यूज़र इनपुट करेगा वो नंबर ही इनपुट करेगा। तो यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू है उसके लिए हम यूज़ करते हैं %d। ठीक है दोस्तों, पैरेंथेसिस को क्लोज करने के बाद मैंने लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ ए। तो जो भी, जैसे मान लीजिए कि आपने ए के लिए कोई वैल्यू को इंसर्ट किया, जैसे ए के लिए आपने वैल्यू को इंसर्ट किया 5। तो ये दोस्तों ये आपकी जो मेमोरी स्पेस है जिसका नाम हमने ए रखा है वहाँ पे ये इस वैल्यू को स्टोर करेगा। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं। तो एड्रेस ऑफ ए का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि ये जो 5 यूज़र ने इनपुट किया है ये किस एड्रेस पे स्टोर होगा, इस एड्रेस पे स्टोर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका स्कैनएफ है। इसी तरीके से मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा printf एंटर द वैल्यू फॉर बी। ये सेम स्टेटमेंट है जैसा हमने ए के लिए प्रिंट कराया वैसे ही हमने यहाँ पे बी के लिए प्रिंट कराया हुआ है। उसके बाद चलते हैं स्कैनएफ फंक्शन पे। तो दोस्तों ये स्कैनएफ फंक्शन जो है ये बी के लिए, जैसा सेम हमने ए के लिए इसको समझा था, आप बिल्कुल बी के लिए भी सेम इसे वैसे ही समझें। %d यहाँ पे जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर है कि किस तरीके का डेटा जो है वो यूज़र इनपुट करने वाला है, कहाँ वो इनपुट करेगा, एड्रेस ऑफ बी पे। तो दोस्तों ये जो मैंने लाइन लिखी है स्कैनएफ एड्रेस ऑफ बी, तो दोस्तों इसका जो मीनिंग है वो क्या मीनिंग है, मैंने लिखा, मान लीजिए मैंने बी की वैल्यू जो है वो 10 इनपुट करी है। तो मेमोरी के एक लोकेशन में आपको वहाँ पे बी जो कि इस लोकेशन का नाम है, इस पे हमने क्या स्टोर कर लिया, 10 को स्टोर कर लिया मेमोरी में। तो दोस्तों ये यूज़र इनपुट करेगा 5 एंड 10। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। सम का जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है सम इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो यूज़र ने इनपुट किया है a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 10। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, a की वैल्यू स्टोर हो जाएगी 5 और b की वैल्यू स्टोर हो जाएगी 10। ठीक है दोस्तों, ये किसके अंदर असाइन होगी। देखिए दोस्तों इसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का मीनिंग है कि ये 5 + 10 दैट इज़ 15। तो ये 15 को जो स्टोर करेगा वो किसके अंदर स्टोर करेगा, सम के अंदर स्टोर करेगा। बाद में हम इस सम को प्रिंट करवा लेंगे। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेटमेंट में है हमारा printf सम ऑफ 2 नंबर्स %d। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी मैंने %d लगाया है। क्यों लगाया है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है और ये बताता है कि जो वैल्यू हम डिस्प्ले करने वाले हैं वो किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा लिया सम में जो स्टोर है वो 15 है। तो दोस्तों आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 15। तो आइए दोस्तों हम एक लाइव देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको डेवलप करते हैं और किस तरीके से कंपाइल एंड रन करते हैं, और फिर हम इसका जो है आउटपुट भी देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिख रखा है #include stdio.h। ठीक है दोस्तों, ये हेडर फाइल जो है आपके जो आपने C का पैकेज इंस्टॉल कर रखा है उसके अंदर ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, stdio.h। ठीक है, वहाँ से प्री प्रोसेसर क्या करेगा, इसे आपके इस सोर्स प्रोग्राम में ऐड करेगा। तो दोस्तों हम इसे एक बार कंपाइल करा लेते हैं। ये देव C++ है दोस्तों। ऊपर वाली जो लाइन है फाइल एडिट सर्च व्यू प्रोजेक्ट एंड एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट सेक्शन पे आके आपको कंपाइल करना है। और इस सेक्शन पे आप F9 प्रेस करके भी, फंक्शन की है ये, फंक्शन की में F9 प्रेस करके भी आप इसे कंपाइल कर सकते हैं।
तो दोस्तों कंपाइल करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखिए नीचे नीचे कंपाइल सेक्शन में आपके पास एरर वार्निंग ये सब 0 आया हुआ है। अब इसे वापस एग्जीक्यूट सेक्शन में जाके F10 भी आप प्रेस कर सकते हैं और इसको रन करा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए रन कराने के बाद आपको कुछ इस तरीके का आउट डिस्प्ले मिल जाएगा। तो इस तरीके के डिस्प्ले में देखिए ये जैसा मैंने आपको बोला कि एंटर द वैल्यू फॉर ए, ये लाइन एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। तो ये लाइन हमने कहाँ लिखी थी, तो देखिए दोस्तों लाइन नंबर 7 की तरफ गौर कीजिए। यहाँ पे हमने लिखा था एंटर द वैल्यू फॉर ए, तो सेम वैल्यू जो है वो यहाँ पे इसने डिस्प्ले किया। यूज़र से वैल्यू पूछ रहा है, तो दोस्तों हमने ए की जो वैल्यू ली थी वो ली थी 5, तो मैं यहाँ पे 5 एंटर कर देता हूँ। इसके बाद जैसे ही मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस करूँगा तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों जो हमने 5 इनपुट किया है वो स्कैनएफ फंक्शन से आया है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एड्रेस ऑफ ए में हमने स्टोर कराया है 5। अब जो नेक्स्ट लाइन प्रिंट हुई है वो है एंटर द वैल्यू फॉर बी। तो ठीक है दोस्तों देखिए यहाँ पे आ गया एंटर द वैल्यू फॉर बी। वैल्यू इनपुट करूँगा जो कि हमने 10 ली थी। जैसे ही मैं यहाँ पे 10 वैल्यू इनपुट करूँगा तो ये वाली जो लाइन है इसके थ्रू हमने ये 10 वैल्यू को इनपुट किया है। अब कंपाइलर क्या करेगा, ये लाइन बाय लाइन आपसे इनपुट और प्रिंट कराता जाएगा, और जैसे ही आप सम वाले में पहुँचेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट होगा। तो ए की वैल्यू जो है देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू हमने 5 ली है और बी की वैल्यू जो है 10 ली है। जब हम इसमें एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सम ऑफ 2 नंबर इज 15। तो दोस्तों उसके बाद ये लाइन प्रिंट होगी सम ऑफ 2 नंबर, और सम को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है। तो सम जो रिजल्ट है वो आपका 5 + 10 इज 15। तो दोस्तों हमने इस प्रोग्राम को देखा किस तरीके से प्रोग्राम को हम कंपाइल और रन कराते हैं और किस तरीके से आउटपुट आता है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ और बच गई है यहाँ पे कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि #include stdio.h में stdio.h फाइल कहाँ होती है। ये फाइल जो है आपकी, अगर आप यहाँ गौर से देखें तो आपके लोकल जो आपका सी ड्राइव है, सी ड्राइव में आपका प्रोग्राम फाइल्स में आप जाएंगे, वहाँ पे देव सी आपने इंस्टॉल कर रखा है। इस देव सी इंस्टॉल के अंदर एक min.gw 64 करके एक फोल्डर है, उसके अंदर एक और फोल्डर है x86 64 w64 min.gw 32। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो एक और फोल्डर इंक्लूड, इस इंक्लूड फोल्डर में आपके पास ये सारी लाइब्रेरी की फाइल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे है stdio.h फाइल। जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये फाइल को मैंने ओपन कर लिया है अपने देव C++ में। तो देखिए, तो ये फाइल अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो यहाँ ये फाइल खुली हुई है stdio.h। ठीक है दोस्तों, तो ये फाइल, इस फाइल के अंदर जो कोड है वो आपका कोड है printf के लिए, printf फंक्शन के लिए और scanf फंक्शन के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से इस फाइल को हमें डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होती, तो डायरेक्टली इंक्लूड कर लेते हैं हमारे सोर्स फाइल में। तो दोस्तों ये जो प्री प्रोसेसर है इसका काम ही यही होता है कि आपके सोर्स प्रोग्राम जो कि मेन से शुरू होता है को कंपाइल करने से पहले नेसेसरी फाइल्स को इंक्लूड कर लिए अपने प्रोग्राम में। तो ये नेसेसरी फाइल को इंक्लूड कर लेता है अपने इस प्रोग्राम में। तो जो आपने लिखा है ये प्री प्रोसेसर है, ये इंक्लूड फोल्डर से आपको stdio.h फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।